करते हैं लास्ट वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो वो 8-9 मिनट की हो गई थी, तो मुझे इसे 2 पार्ट्स में शूट करना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे डूज के बारे में, क्या करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं वीडियो, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को अगर आप नए हैं और लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं हूं मलिका कुमार, रिलेशनशिप कोच एंड काउंसलर। तो आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के एक अलग पहलू की, एक नए नजरिए की, सो दैट हम हस्बैंड वाइफ के इस रिलेशनशिप को और भी हार्मोनियस, और भी स्ट्रॉन्ग और भी मजेदार बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि ब्लेम करने की बजाय एक्सेप्टेंस पे कॉन्सेंट्रेट करें। जैसे जैसे हम जब भी बात करते हैं, कोई भी घटना घटी, तो हम दूसरे को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। लेकिन जब हम मैं से शुरुआत करते हैं कि ऐसा हुआ तो मैं ऐसे फील कर रही थी, या मैं ऐसे फील कर रहा था, या मुझे ऐसा लगा, तो ये एक प्रोडक्टिव शुरुआत होती है। उसके बाद आप अगर अपने पार्टनर को कोई बात कहेंगे भी बड़े प्यार से, समझाने के तरीके से, भाव से, तो वो जरूर आपकी बात को सुनेंगे। तो इसलिए ब्लेम्स की बजाय एक्सेप्टेंस पे कॉन्सेंट्रेट करें। नेक्स्ट, सुनाने की बजाय सुनने पे ध्यान दें। मोस्टली जब भी कोई बात होती है या हम कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं, आप कभी दो लोगों का कम्युनिकेशन सिर्फ सुनिएगा। आप पाएंगे, स्पेशली खासकर जब लेडीज कम्युनिकेट करती हैं, आप उसको सिर्फ बैठकर सुनिएगा, आप पाएंगे कि वो सिर्फ अपनी बात बताने के लिए कम्युनिकेट कर रही है। दो लेडीज की आपस की बातों का कोई खास कनेक्शन होता नहीं है, वो अपनी बात सुना रही है, वो अपनी बात सुना रही है। जेंट्स में भी ज्यादातर जो कम्युनिकेशन है, 50% कम्युनिकेशन जो है वो जरूर थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेड होता है, लेकिन ज्यादातर जो कम्युनिकेशन है हर कोई सिर्फ अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही रख रहा होता है। तो बाहर तो चल जाता है, लेकिन जब ये बात हस्बैंड वाइफ के बीच की आती है तो हम सिर्फ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, हम शेयर कर रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, जो हमारे ओपिनियंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उनके शब्दों को सुने, बात को सुने और समझें, उसको कंज्यूम करें, फिर हम उसकी जो भी रिप्लाईज हैं, जो भी रिवर्ट्स हैं, वो डिसाइड करें। तो ये तभी हो पाएगा जब हम सिर्फ अपनी बात कहने के बजाय दूसरे की बात सुनने पे भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ताकि हम एक दूसरे को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कम्युनिकेट करते टाइम जितना ज्यादा आप इस बात की एक्सेप्टेंस पर कम्युनिकेट करेंगे कि हम दो लोग हैं, हमारे सोचने के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारी डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट माहौल में अपब्रिंगिंग हुई है, तो उसी के अनुसार ही हमारा बिहेवियर भी डेवलप हुआ है। तो हमारे सोचने के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारे काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, उसके आउटपुट्स भी अलग हो सकते हैं। तो कोई भी बात करने से पहले या हम अपने बेसिक बिहेवियर को इस तरह से डेवलप कर लेते हैं कि सामने वाला, वो जो मेरा पार्टनर है, वो एक अलग पर्सनालिटी है, वो एक अलग आइडेंटिटी है। तो हम उससे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत एक्सट्रीम नहीं होती। हम बात बात पर इनको डांटते नहीं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि मैं मेरे तरीके से काम कर सकती हूँ या सकता हूँ, और सामने वाला अपने तरीके से काम करेगा। तो जितनी ज्यादा ये फ्रीडम आप उनको देंगे, जितने ज्यादा आप रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे कि ये करना है, रिजल्ट आ जाए, अब सामने वाला अपना कोई तरीके से करे या कैसे करे, तो उतना ज्यादा जो है आपका कम्युनिकेशन भी हेल्दी रहेगा, बहुत ज्यादा अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस भी नहीं होंगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप कम्युनिकेट करें, उससे पहले कीप इन योर माइंड कि आप दो अलग लोग हैं, ओपिनियन डिफरेंसेस होंगे, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, या आपका जो डिबेट होगा या जो बातचीत होगी, दोनों अपने अपने ओपिनियंस रखेंगे और उसको पॉजिटिवली हमको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना ही है, ताकि हार्मनी बनी रहे, घर का माहौल खराब ना हो। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो खासकर मेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है समझना, और फीमेल्स में भी कुछ हद तक होती है, वो है ईगो। इस बात का बार बार एहसास कराना, बीइंग अ हाउसवाइफ अगर कोई है तो खासकर उनको जो एक
पैसे के रूप में कुछ ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही वो सबसे बड़ा रीज़न है जिसके डिप्रेशन के केसेस हमारे पास आते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि हमारा एक इंडियन कल्चर ही ऐसा है कि हस्बैंड ही कमा रहे हैं ज़्यादातर। अब हो गया है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी यही सब चल रहा है। तो जब बार बार अपने पार्टनर को ये बात सुनाई जाती है कि मैं कमा रहा हूँ, मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, तुमको घर बैठे भी प्रॉब्लम है, तुमको कुछ करना नहीं पड़ता, सारा कुछ तुमको दिया गया है, फिर भी तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। जब इस तरह की बातों से हम अपने पार्टनर को ह्यूमिलेट करते हैं, डीमोरलाइज करते हैं, तो भी हमारा जो रिलेशन है उसमें एक गैप आ जाता है, उसमें एक वो खुशहाली नहीं रह पाती। तो इसलिए सभी ध्यान रखें, सेम विद फीमेल्स ऑल्सो, हम कभी भी अपने पार्टनर के कंट्रीब्यूशन को नकार नहीं सकते हैं। अगर आप अर्न कर रहे हैं तो वो घर चलाया जा रहा है। अगर एक लेडी बहुत सारे सेक्रीफाइस करके अपना घर चला रही है तो ये कोई वो एहसान नहीं कर रही है अपने हस्बैंड पर, वो खुद चुनकर इस घर में आए हैं और अपनी मर्जी से ही हम ये सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। तो दोनों ही जब इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक रिलेशनशिप को चलाने में दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। हाँ, एरिया ऑफ वर्क जो है वो डिवाइड किया गया है कि आप अर्न करेंगे, आप घर चलाएंगे, तो दोनों को एक दूसरे को उसके हिस्से की रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। दोनों को ये समझना पड़ेगा कि अर्न करना आपकी चॉइस थी, घर चलाना आपकी चॉइस थी, तो इसके लिए आप एक दूसरे को एहसान नहीं जता सकते। जितना रिस्पेक्ट देंगे, जितना एक दूसरे के एफर्ट्स की कदर करेंगे, उतना ज़्यादा आपका रिलेशन बहुत मजबूत होता चला जाएगा। अब टाइम है एक स्पेशल टिप का, और टिप ये है कि जितना ज़्यादा आप अपने पार्टनर को एनकरेज करेंगे, नरिश करेंगे, नर्चर करेंगे, जितना ज़्यादा उनको ग्रो करने में आप मोटिवेट करेंगे, आप पाएंगे कि आपके पार्टनर उतना ज़्यादा आपसे एक इंटरनल कनेक्शन फील करेंगे। तो इसलिए मेरी एक बिल्कुल सलाह है सबके लिए कि आप अपने पार्टनर्स को इस तरह से ग्रोन अप ज़रूर करते रहें, क्योंकि उसके 2-3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि वो अपने काम में इंगेज रहेंगे तो वो आपको थोड़ा कम बॉदर करेंगे, तो वो अच्छा हो जाएगा। दूसरा ये है कि वो हर बार इस बात को बहुत ही प्राउड वे में फील करेंगे कि मेरे जो पार्टनर है वो मुझे भी इक्वली ग्रोन अप करना चाहते हैं। तो इससे आपके रिश्ते में और प्यार बढ़ेगा, और ज़्यादा हार्मनी आएगी, और ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करेंगे। तो इस बात को अप्लाई करके देखें, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। सो अब टाइम है कंक्लूड करने का। 3 चीज़ें इस कंक्लूजन में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहली चीज़, कभी भी कोई सिचुएशन हो तो सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। सॉरी बोलने से अगर आपका पार्टनर हर्ट हुआ है तो वो ठीक नहीं हो जाता है। तो उसको थोड़ा ठीक होने के लिए टाइम दे। इस बात पे ना रहे कि मैंने तो सॉरी बोल दिया है, तुमने फिर भी मुंह बना के रखा है, मैंने तो सॉरी बोल दिया है, तुम फिर भी मूड ठीक नहीं कर रहे हो। मूड है, पेन है, इमोशनली डैमेज हुए हैं, स्विच ऑफ बटन नहीं है कि ऑन किया ऑफ किया। इट टेक्स टाइम। तो अपने पार्टनर के इस बिहेवियर को समझें कि वो कितना टाइम लेते हैं किसी भी सिचुएशन में हील होने के लिए, उनको वो टाइम दें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस भी गलती के लिए आपने सॉरी बोला है वो गलती दोबारा ना दोहराएं, ऐसी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। नेक्स्ट चीज जो ध्यान रखनी है, ये बात हमेशा मानकर समझकर ही चलना पड़ेगा कि हम 2 लोग हैं। 2 लोगों के सोचने के तरीके अलग होंगे, समझने के तरीके अलग होंगे, किसी भी बात को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी हमारी अलग होगी, हमारे एजुकेशन लेवल अलग हैं, हमारा जो एक्सपोजर है उसके लेवल्स अलग हैं। तो ये एक्सपेक्ट करना कि जिस तरह मैं सोच रहा हूँ या रही हूँ वैसे ही मेरा पार्टनर भी सोचे, जिस तरह मैं कर रहा हूँ वैसे मेरा पार्टनर करे, जिस तरह से मैं चीज़ों को अच्छे से मैनेज करती हूँ वैसे मेरा पार्टनर करे, तो ये अपने आप में ही ये खुद के साथ एक ज़्यादती होगी, क्योंकि हम ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखकर कहीं ना कहीं खुद को ही हर्ट करते हैं। तो इसलिए एक जो डिफरेंस है उसको एक्सेप्ट करें, फिर उस डिफरेंस को ग्लोरी के साथ आप एक बहुत ही पॉजिटिव वे में, बहुत ही हेल्दी वे में
जो जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है तो एक जना हो सके तो चुप हो जाए। इससे बात बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि गुस्से में जो शब्द कहे जाते हैं वो हम वापस नहीं ले सकते और फिर वो कई बार हमें लॉन्ग लाइफ अपने शब्दों के लिए रिग्रेट रहता है। तो आप आफ्टर सम टाइम जब थोड़ा शांत हो जाएं, आप भी पार्टनर भी, तो बात करें कि ये सिचुएशन क्यों हुई, ब्लेम लगाकर नहीं, इस तरह से कि हम और क्या बेटर वे में कर सकते थे ताकि इस तरह की सिचुएशन आगे से ना, जो भी डिसीजन लें उस पर डटे रहें, दोगलापन ना दिखाएं। क्योंकि जब आप अपनी ही बातों से मुकरते हैं तो आपके पार्टनर की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड होने की बजाय जो आपने तय किया है कि अपने आर्ग्यूमेंट्स को, अपने झगड़ों को टालने के लिए, अपने रिलेशन को और अच्छा बनाने के लिए जो डिसाइड आप करते हैं किसी सिचुएशन में, वो उस पर बिल्कुल डटे रहें। मैं आपको अपना एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। हमारा जब शादी के बाद पहली बार झगड़ा हुआ तो मेरे हस्बैंड का नेचर था कि वो खाना नहीं खाते हैं, तो काफ़ी दिन उन्होंने खाना नहीं खाया। तो मैंने बाद में उनके साथ बैठकर ये बात की कि देखिए, गृहस्थी है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो अगर तो आपने पूरी लाइफ खाना नहीं खाना है फिर तो आप अब भी मत खाइए। अगर 2-3 दिन बाद खा लेना है तो फिर सेम टाइम ही खा लो। ऐसे ही अगर बातचीत पूरी जिंदगी नहीं करनी है फिर तो ठीक है, लेकिन 2-4 दिन बाद कर ही लेनी है तो फिर सेम टाइम ही कर लो। तो कहने का भाव ये है कि आप सभी भी अपने घर के, अपने लाइफ के कुछ इस तरह के डिसीजन बनाएं कि टफ सिचुएशन में भी हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो एक दूसरे के साथ आत्मीयता है वो बनी रहे और दूर जाने के नहीं, पास आने के बहाने ढूंढे। तो मैं बिल्कुल भगवान से प्रे करती हूँ कि आप सबका जीवन भी बहुत खुशनुमा, बहुत खुशहाल और बहुत ही प्रोडक्टिव हो एक दूसरे के लिए, और आप पार्टनर्स एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।